औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता दूं जो इसमें यूज़ होनी है। देखिए बेटा, एक लफ्ज़ यूज़ होगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको मालूम है स्क्वायर ब्रैकेट ये होती है, ठीक है। फिर वो कहेगा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब है लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ठीक। और एक और लफ्ज़ का जिक्र होगा अरे। तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ये होती हैं, रेक्टेंगल की शेप ये होती है, और अरे क्या होता है बेटा? अरे एक ख़ास अरेंजमेंट होता है जिसको अरे कहते हैं। मसलन जब आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते हो, ठीक है, तो आप एक ख़ास अरेंजमेंट होता है आपका, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। सपोज़ आप असेंबली में खड़े होते हो तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? अरे, ठीक है। इसी तरह जब सोल्जर परेड करने से पहले खड़े होते हैं, सपोज सोल्जर परेड करने से पहले खड़े होते हैं, वो भी एक ख़ास अरेंजमेंट होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसको हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं अरे। इसी तरह क्लास में जब चेयर अरेंज होती हैं वो भी इसी फॉर्म में होती हैं। क्लासरूम में जो चेयर अरेंज होती हैं वो इसी फॉर्म में होती हैं, इसको हम कहते हैं अरे। तो आपको अरे का मतलब पता चल चुका होगा, एक ख़ास अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। इसी तरह देखें बेटा, अगर मैं नंबर्स को अरे की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, ये नंबर्स को मैंने अरे की फॉर्म में लिखा है और अनक्लोज्ड कर दिया है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, हमारे पास क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हो, ठीक है, या जो भी अल्फ़ाबेट हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने अल्फ़ाबेट्स को अरे की फॉर्म में लिखा, अल्फ़ाबेट्स को अरे की फॉर्म में लिखा और अनक्लोज कर दिया विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी क्या बन गया? मैट्रिक्स। तो देख लीजिए, मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, और जो भी अल्फ़ाबेट्स हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या एंट्रीज कहते हैं। एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये तो थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, जो कि मैंने सिंपल अल्फाज में बताई है। अब बुक वाली डेफिनेशन देख लें। हाँ, बुक में वो क्या कहता है? मैट्रिसेस, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose elements या एंट्रीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर वही मैंने जो बताया था, अरे, इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाइल देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। ये एग्जांपल है। ये मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। मैट्रिक्स बी है, 5 और 7 इसके एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज़ हैं। तो मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, एलिमेंट्स या एंट्रीज़। तो दोबारा देख लीजिए, हम नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को अरे की फॉर्म में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अनक्लोज कर देंगे और कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट आ जाता है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रो क्या होती हैं? देखा भाई, मैट्रिक्स में वो एंट्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई हो वो रो बनाती हैं। दोबारा देख लीजिए, मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई हो उनको रो कहते हैं। मतलब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन सी एंट्री लिखी हुई है? 2 3 7 1, ये पहली रो है, ठीक है। फिर दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है? 1 5 3 2, ये एंट्रीज मैंने हॉरिजॉन्टल लिखी हैं, ये दूसरी रो है। फिर 9 9 8 9 1 8 4, ये एंट्रीज़ को मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, ये थर्ड रो है। तो इस मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा ना, उसको रो कहेंगे। अब वो एंट्रीज़ जो वर्टिकल लिखी हुई हैं, देखो कॉलम क्या है? एंट्रीज़
एंट्री या एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन, वो एंट्रीज जो वर्टिकल लाइन में लिखी हुई हों वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। मसलन ये वर्टिकल लाइन में मैंने एंट्री कौन कौन सी देखी है, 2 1 9 ये फर्स्ट कॉलम है, फिर 3 5 1 ये सेकंड कॉलम है, 7 3 8 थर्ड कॉलम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लिखी हुई होंगी वो कॉलम होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लिखी हुई होंगी वो रो होंगी, और वर्टिकल लाइन में जो लिखी हुई होंगी वो कॉलम होगी। इसी तरह ही नेक्स्ट देखो 1 2 4 ये एंट्रीज वर्टिकल लाइन में लिखी हुई है, कॉलम 4 है। देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। दोबारा सुन लीजिए, वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई होंगी वो रो को रिप्रेजेंट करेंगी। पहली रो में ये है, फिर दूसरी रो में ये है, तीसरी रो ये है, और वो एंट्री जो वर्टिकल लाइन में लिखी हुई वो कॉलम होती हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन शॉर्ट वर्ड आप कह लो, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है ना एलिमेंट का, उसको रो कहते हैं। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट्स का वो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, शॉर्ट वर्ड में ये है। तो ये था रो और कॉलम। अब एलिमेंट या एंट्रीज का जिक्र हो चुका हुआ है, वो दोबारा देख लेते हैं। मेरा ये मैट्रिक्स है ए, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो मैंने पहले बताया, उनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आपने क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है और पहले लिख देना है। काउंट कीजिए, देखो हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई वो रो होती है 1 2 3, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/3। समझ लग गई? यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज लिखना हो, पहले नंबर ऑफ रोज को काउंट करें। सपोज ये मैट्रिक्स ये है, इसकी रोज कितनी है 1 2, या लिख दिया 2 अब बाय, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये मैट्रिक्स देख लीजिए, कितनी रोज हैं 1 2 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम। तो 2/3 इसका ऑर्डर है। तो याद रख लीजिए, ऑर्डर या साइज ऑफ द मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज का मालूम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स का। अब हम बुक की डेफिनेशन के तरफ आते हैं। बुक में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए भाई, ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज, सपोज एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज हैं, फिर एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, कितनी रोज हैं m, तो m लिखेंगे, कितने कॉलम्स हैं, हाँ भाई कितने कॉलम्स हैं n, तो यहाँ n लिखेंगे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा m/n। हाँ भाई, इधर देख लो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी, कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का आपको पता चल गया होगा, इसको साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, चलिए अभी हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 पहला पार्ट, वो क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ठीक है, वो कहता है ये मैट्रिक्स ए है, सपोज इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ रोज में हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को देखते हैं 1 2, तो हम लिख देते हैं इसके आंसर में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 रोज है, और कॉलम देख लो 1 2। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। हाँ भाई, सिर्फ हमने पहले क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब मैट्रिक्स बी के लिए देख लो,
हाँ भाई, क्वेश्चन वही है कितनी रोज़ हैं, तो हॉरिजॉन्टल वे में जो अरेंजमेंट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। ठीक है। हाँ भाई, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल रेंज में कितने हैं, 1 तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, क्योंकि एंट्रीज जो वर्टिकल लाइन में लिखी हुई हैं वो एक ही जगह लिखी हुई हैं, तो 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स सी। हाँ भी, वो कहते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, हाँ कितनी है 1 ही है 1। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम्स कहते हैं, वो कितने हैं 1 2 3। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डी मैट्रिक्स। वो कहते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो लिख लेते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए 1 2 3 रोज। नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी काउंट कर लेते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट देख लो 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स। ठीक है, ई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स भी काउंट करके बताएं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ उसने पूछा था, हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे। ठीक है, ए उसने कहा था कितनी रोज हैं, तो हमने 1 2 काउंट किया, तो 2 रोज। कितने कॉलम हैं 1 2 कॉलम्स। फिर बी पार्ट में कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1। हाँ भाई, सी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3। डी मैट्रिक्स कितनी रोज 1 2 3 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स। ई मैट्रिक्स रोज कितनी है 1 2 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वो कहता है ऑर्डर बताएं क्या है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मालूम है, ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ लिखते हैं रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ भाई, ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 रोज, और कॉलम कितने हैं 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, तो याद रखना है ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट, हाँ भाई, बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, वो कहता है इसका ऑर्डर बताएं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है 1 रो। नंबर ऑफ रो पहले हमने लिखनी है, नंबर ऑफ रोज पहले मैं लिखने लगा था ऑर्डर, चलो शॉर्ट में लिखते हैं। कितनी है रोज 1 रो, कॉलम कितने हैं 1 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/2, पहले नंबर ऑफ रो। हाँ भाई, मैट्रिक्स सी, तो मैं वो नहीं लिख रहा, वर्डिंग नहीं लिख रहा, सिंपल ऑर्डर बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में ही आएगा। हाँ भाई, ऑर्डर बताना है या साइज ऑफ द मैट्रिक्स, पहले नंबर ऑफ रो काउंट करें 1 2 रोज
और कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी 1 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई, कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 रोज, ठीक है। कॉलम कितने हैं 1 2, तो कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो 3/2, समझ लग गई। ई मैट्रिक्स में कितनी रोज थी बेटा 3 रोज, और कॉलम कितने थे 2, ऑर्डर क्या होगा 3/2। हाँ भाई मैट्रिक्स एफ, ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए थे और उसने कहा था इनका ऑर्डर बताएं। ऑर्डर में पहले हमने नंबर ऑफ रोज को काउंट करके लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। अच्छा भाई इसी तरह ऑर्डर दिया हुआ हो तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज ऑर्डर दिया हुआ है 3/4, तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा जो डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, उसकी 2 कंडीशन है, ठीक है। देखो बेटा लेट वी हैव 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। अब मैं आपको पहले कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बताता हूँ कौन से होते हैं। देखो बेटा ये एक मैट्रिक्स है 2 1 4 6 और दूसरा मैट्रिक्स है A B C D। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट वो होते हैं जिनकी लोकेशन सेम हो। मसलन 2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है A क्योंकि ये सेम पोजीशन पे हैं। इसी तरह 1 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है B क्योंकि उनकी पोजीशन सेम है। 4 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है C, ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है। 6 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है D क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है। बेटा 2 मैट्रिसेस में वो एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे हो उनको हम कहते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ज़हन में रखिएगा। अच्छा भाई अब डेफिनेशन की तरफ दोबारा आएँ। 2 मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर हम कहेंगे वो दोनों मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल। कितनी कंडीशन है 2। फर्स्ट कंडीशन है उनके ऑर्डर सेम हो, देखो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक, समझ लग गई बात। अब ज़रा गौर से देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स है B। देखो बेटा इसका ऑर्डर क्या है, इसकी रोज कितनी हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, इसकी रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2। हाँ भाई देखो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट देखो ये 2 है, 4 - 2 भी 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये एलिमेंट इसके सेम है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ -2 है बेटा। 4 - 6 क्या बनता है -2, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करो क्या आता है 2, इधर भी 2 है, 3 है, 4 है, इसको सिंप्लीफाई करो -2 आता है, इधर भी -2 है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज। हाँ भाई हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं A B C D E F। उसने कहा है बताएं इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अब देखो
ये तो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर से आइए 0 3 4 1, अगर मैं इसको देखूं ये बनता है 0 3 3 + 1 4 1, ठीक है ना। एफ मैट्रिक्स में इधर क्या है 0 3 4 1, तो ए में क्या था 0 3 4 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और एफ इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि 3 - 3 0 0, फिर 3 3 4, हाँ भाई 3 + 1 4, इधर क्या है 1, इधर क्या है 1। सो ए एंड एफ आर इक्वल मैट्रिसेस। अब इधर देख लीजिए बी को और डी को, इधर क्या है 9 5 + 4 9, इधर क्या है -7 -8 + 1 -7, ये दोनों भी इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो हम कहेंगे बी एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। हाँ भाई नेक्स्ट देखिए सी, 3 2 6 6, 2 - 1 1, 2 × 2 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। देखो इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगी। देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 1 2 3, ठीक है, रो 3 और कॉलम 1 2, ठीक है। तो सी एंड ई आर इक्वल, तो हमने क्या यहाँ से देखा ए और एफ इक्वल मैट्रिसेस हैं, फिर बी और डी इक्वल मैट्रिसेस हैं, फिर सी एंड ई आर इक्वल मैट्रिसेस। ये तो था इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई दोबारा इक्वल मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। क्या कहा था उसने, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। बेटा ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं आपसे कहूँ बेटा 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ इफ़ एंड ओनली इफ। अगर मैं आपसे कहूँ 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपके ज़हन में फ़ौरन आना चाहिए उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। तो ये अब आपने ज़हन में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा भाई उसने कहा है दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये लिखा हुआ है, ये इक्वालिटी शो कर रही है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये D+4 है इधर, ये नहीं, ये B-1 है, B-1। अच्छा भाई ये इक्वालिटी शो कर रही है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब मैं कहूँ 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, आपके फ़ौरन ज़हन में आना चाहिए दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे और उनके दोनों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। उसने कहा ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, यानी उसने हमें कहा ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें। एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ये मैंने दोबारा लिखी हैं, इसका मतलब है देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो जब भी 2 मैट्रिसेस इक्वल हों इट मीन्स उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा है, a+2 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 5 है, c-3 का 8 है, b-1 का 6 है, d+4 का 4 है। चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। देखो क्या लिखूँगा, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, इसका मतलब a+2 किसके इक्वल होगा 5, ठीक है, c-3 किसके इक्वल होगा 8, b-1 किसके इक्वल होगा 6 के, क्योंकि ये इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, d+4 किसके इक्वल होगा 4 के, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। a+2 5 किसके इक्वल 5 के, c-3 किसके इक्वल 8 के, b-1 6 के, d+4 4 के। क्योंकि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। देखो बेटा
+2 इधर आए क्या बनेगा -2, 5 - 2 3, ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, -3 राइट पे जाके क्या बनेगा +3, 8 + 3 11, सी फाइंड हो गया। b - 1 = 6, -1 राइट पे जाके +1, b = 7। हाँ भाई, d + 4 = 4, +4 राइट पे जाके -4, +4 - 4 से कैंसिल, d 0। दोबारा रिपीट कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में दिया हुए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, a b c d की वैल्यू फाइंड करें। बिकॉज दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट b इक्वल होंगे या सेम होंगे, तो हमने क्या किया, a + 2 को 5 के इक्वल किया, c - 3 को 8 के इक्वल किया, b - 1 को 6 के इक्वल किया और d + 4 को 4 के इक्वल किया, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। +2 राइट पे जाके -2, 5 - 2 3, a 3 आ गया। -3 राइट पे जाके +3, 8 + 3 11, c 3 आया। -1 राइट पे जाके +1, 6 + 1 7, b 7 आया। +4 राइट पे जाके -4, d = 4 - 4 कैंसिल होके 0। हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा लॉन्ग भी आ जाते हैं और शॉर्ट भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन। जब पुराना सिलेबस था ना, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी लॉन्ग में आते थे और कभी शॉर्ट में। सेम क्वेश्चन है। उसने कहा है अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करें। हमने इसको दोबारा लिखा। हाँ भाई, ये इक्वलिटी शो कर रही है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, उनके ऑर्डर भी इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल या सेम। ठीक है। हाँ भाई, एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। हाँ भाई, 2x + 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9, ये इक्वल होगा। तो 2x + 1 = 9। 4 4 के इक्वल है, इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। 7 7 के इक्वल है, इसको भी लिखने का फ़ायदा नहीं। तो 5 किसके इक्वल होगा, y के। तो 5 = y, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है। अब देखिए +1 राइट पे जाके -1, 9 - 1 8, हमें x चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 2 4 8, तो x आ गया 4। हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा है अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो दरमियान वाला ये इक्वलिटी शो कर रहा है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमारे ज़हन में फ़ौरन आना चाहिए दोनों के ऑर्डर भी सेम, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। हमने क्या करना है, a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने वही दोबारा मैट्रिसेस लिखी, रेफरेंस दिया, एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यहाँ से पता चला इक्वल। इसका मतलब है a + b का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10, a + b किसके इक्वल होगा 10 के। फिर 2d - 1 किसके इक्वल होगा 5 के, क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 5 आ गया। फिर 2b + 2 किसके इक्वल होगा 11 के। 4 किसके इक्वल होगा, ये 11 के आ गया, 2b + 2 = 11। 4 किसके इक्वल होगा c के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 = c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, d फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने c फाइंड किया है, ठीक है, अब d फाइंड कर लेते हैं। जो आसान है वो पहले फाइंड करें। -1 राइट पे जाके +1, 5 + 1 6, हमें d चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 2 3 6, तो d क्या आ गया 3। अब b की फाइंड कर लेते हैं बेटा। +2 राइट पे जाए क्या बनेगा -2। ठीक है, 11 - 2 9, 3b = 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, b की वैल्यू क्या आ गई 3। हमारे पास d भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। बेटा यहाँ से ना मैं a फाइंड कर सकता हूँ फ़िलहाल, ना b, तो मैंने पहले b फाइंड किया है ताकि b की वैल्यू मैं इधर पुट करूँ तो मुझे a आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पुट b = 3 इन इस इक्वेशन में, a + b = 10, इधर b मैंने पुट किया 3। ठीक है, ये 3 राइट में जाए क्या बना -3, 10 - 3 7, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड कर लिया। दोबारा देखिए a कैसे आया, देखो बेटा
यहाँ a प्लस बी इज इक्वल 10 है, तो मैं ना a की वैल्यू फ़िलहाल फाइंड कर सकता b, तो मैंने पहले किसकी वैल्यू फाइंड की है, b की। ये b भी मैंने क्या किया है, इधर पुट किया है। देखो b की वैल्यू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 में पुट किया, इधर 3 पुट किया। 3 राइट पे जाए क्या बनेगा, -3, 10 - 3 7, a आ गया 7। तो वही क्वेश्चन था, उसने कहा था ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें। चूँकि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम। तो मैंने सेम करके तमाम वैल्यू फाइंड कर ली हैं। ठीक है बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये आसान चैप्टर है, इसको साथ साथ कीजिए, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। देखिए भाई, ये उसने कहा है ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, अगर ये चीज़ इसकी इक्वल है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, ठीक है, और रीज़न दी एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। तो मैंने लिखा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, क्योंकि p प्लस क्यू का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। चूँकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो p प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, 6 के। बेटा 5 इक्वल टू 5 करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 11 इक्वल 11 करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये आ जाता है p - 2q का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0। इसका मतलब है p - 2q किसके इक्वल होगा, 0 के। ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 9th में भी बताया था, ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल हैं, p और q। मैंने आपसे कहा था अगर p और ये p अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, अगर साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करते हैं। तो इस वक्त साइन सेम है, p है और p है, मैं इनको अगर ऐड करूंगा तो 2p बन जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब साइन सेम होते हैं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। और सब्ट्रैक्टिंग देखें किस तरह करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन 2 को नीचे रखेंगे, ये q है। ठीक है, देखो अगर मैं इनको ऐड करता तो मेरे पास 2p आ जाना था, इधर -2q आ जाना था, फ़ायदा कुछ नहीं होना था। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बेटा, ज़रा मैं एक क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन बुक में मैंने सही लिखा है कि नहीं, एक मिनट ज़रा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये ना हो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हो। हाँ भाई, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, p - 2q इज इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है। हाँ भाई, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अब ये काउंट होगा p - p, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, p - p से कैंसिल हो जाएगा, q प्लस 2q ये बन जाएगा 3q, q प्लस 2q, तो ठीक है ना, ये q है 1 है और ये 2q है, ऐड करोगे तो 3q, यहाँ से आ जाएगा 6 - 0 6 ही रहेगा। बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोस्तों जाके क्या होगा, डिवाइड। तो कैंसिल करने के बाद q हमारे पास क्या आया, 2 आया। ठीक है, देख लीजिए बेटा इसको गौर से, मैं चलो दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब मैंने q फाइंड कर लिया है, p चाहिए, तो मैं ये q की वैल्यू या इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या 2 में, मुझे p आ जाएगा। तो 1 में पुट करना आसान है, ठीक है, तो पुट q इज इक्वल टू 2 इन किस में, इस इक्वेशन में मैं पुट करने लगा हूं। हाँ भाई, इधर मैं अगर q की जगह 2 पुट करूं तो इसकी शेप बनेगी p प्लस 2 इज इक्वल टू 6।
ये Q की वैल्यू इधर पुट की है, ठीक है। हमें P चाहिए, तो P आ जाएगा 2, राइट में जाए क्या बन जाएगा -2, ठीक है। तो आ जाएगा P इज इक्वल टू 6 - 2 4। तो मैंने P की भी वैल्यू फाइंड कर ली और Q की भी वैल्यू फाइंड कर ली। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा भाई, उसने कहा है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, P और Q की वैल्यू फाइंड करें। हमें मालूम है जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो मैं P प्लस Q को किसके इक्वल करूँगा 6 के, P - 2Q को किसके इक्वल करूँगा 0 के। देखो मैंने इन दोनों इक्वेशन से P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी प्लस P है, ये भी प्लस P है। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा। पहले मैंने पहली इक्वेशन लिखी, फिर दूसरी। जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस P बन जाएगा -P, -2Q बन जाएगा +2Q, ये -0, प्लस P -P से कैंसिल, Q + 2Q 3Q, 6 - 0 6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, 3 × 2 = 6, Q क्या आ गया 2। ये Q की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा तो जहाँ Q है वहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 2 आएगा, +2 राइट में जाए क्या बना -2, 6 - 2 4, P की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये जो 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग में भी पहले आते रहे हैं पुरानी बुक में और शॉर्ट में भी आ जाते थे बेटा। अब ये चूँकि चैप्टर आसान है, इसकी साथ साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर साथ साथ तैयार करेंगे तो आपको समझ लगेगा, ठीक है। यकीनन बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ लगी हुई होगी, ठीक। अगर आपको समझ लग चुकी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और अपना ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं आऊँगा और 3.2 हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़।